एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजारों में बेहद दमदार ओपनिंग के आसार और मजबूत खुलने के बाद कहां बढ़ेंगे बाजार और कहां आज होगी वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी रहेगा, इसी पर खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। दमदार एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। वीकली एक्सपायरी का भी है दिन और 2 दिनों की छुट्टी में अनिल जी जबरदस्त ग्लोबल मार्केट का एक्शन हुआ एक दिन की छुट्टी में 2 दिन बाद। सर बताएं आज के लिए अहम ट्रिगर्स कैसे दिख रहे हैं? ट्रिगर्स देखिए दीप दुनिया भर के बाजारों से आते हुए दिख रहे हैं, बेहद मजबूती के आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में 2 दिन की बड़ी तेजी होती हुई दिखी है। यहाँ पर डाउ 850 अंक चढ़ा है 2 दिनों में। ये बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। बजाज फिनसर्व समेत कई सारी ऐसी कंपनियां हैं वायदा कारोबार की जिनके नतीजे परसों बाजार बंद होने के बाद आए, उन सब पर आज रिएक्शन दिखेगा। आज भी नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन है। निफ्टी की 3 कंपनियां अल्ट्राटेक, बजाज ऑटो और एचयूएल अपने नतीजे पेश करेगी। आईडीएफसी फर्स्ट से एग्जिट करने की मंजूरी मिल चुकी है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखा है इन दोनों ही स्टॉक के लिए। तो आज इन शेयरों पर भी रहेगी नजर। जी बिल्कुल सर, तो काफी सारे ट्रिगर्स, काफी सारी खबरें आज आती हुई दिख रही हैं और वीकली एक्सपायरी का भी दिन है। पर एक बार जरा ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डालिए सर। जो पहले 2 दिनों में हमने देखा, मंडे और फ्राइडे 1000 पॉइंट्स डाउ फिसला। अब पिछले 2 दिनों में 850 पॉइंट का रिवाइवल हो गया है। अपने रिकॉर्ड ऊंचाई से तीनों यूएस के मेन इंडेक्स सिर्फ 1% की दूरी पर हैं। चल क्या रहा है सर ग्लोबल मार्केट्स में इतना शानदार रिबाउंड? दीप एक्सपेक्टेड था। 1 से 3% का करेक्शन आमतौर पर आप देखते हैं तेजी के मार्केट में, और एग्जैक्टली 3% का करेक्शन दिखाने के बाद अमेरिकी बाजार रिबाउंड हुए। मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है कि अमेरिकी बाजार रिबाउंड क्यों है। आश्चर्य है तो सिर्फ एक ही चीज़ का, जो शायद काफ़ी लोगों को परेशान कर रही है, तेज़ गिरावट और तेज़ उछाल। आमतौर पर हम उतार चढ़ाव के आदी रहे नहीं, चाहे वो अमेरिकी बाजार हो चाहे हमारे बाजार हो। आदत ऐसी कि छोटे दायरे में सुस्ती वाला ट्रेड, रेंज में काफ़ी दिनों तक फंसे हुए, और रेंज में भी धीमे धीमे 4 दिन में रेंज के ऊपरी सिरे पर पहुंचते हैं, 4 दिन में नीचे आते हैं वापस, वो वाला मामला। तो ये 4 दिनों का रेंज के ऊपर और नीचे होने का जो सिलसिला है वो घटकर 1, 1.5, 2 दिन का रह गया, और शायद इसके लिए ट्रेडर्स मानसिक तौर पर तैयार नहीं है। अदरवाइज कुछ भी नहीं बदला है, अभी भी वही रेंज है। नीचे की तरफ आप देखिए, भारतीय बाजारों में 15,500-600 के आसपास आपको सपोर्ट मिल जाता है। 15,800-900 के ऊपर आने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो वो न रेंज हमारे यहाँ बदली ना अमेरिका में बदली है। 1 से 3% का रनिंग करेक्शन आपको तेजी के मार्केट में लाइफ टाइम हाई के आसपास हमेशा मिलता है, वैसा ही हुआ। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात 2 हैं। पहला, अमेरिका में जो तेजी हुई है वो सिर्फ एक ही इंडेक्स में नहीं हुई, डाउ में भी हुए, तो नैस्डैक भी भरपूर चढ़ा है पिछले 2 दिनों में। तो उससे पहले 2 दिनों में जो 1000 पॉइंट की कमजोरी डाउ में दिखी थी, उसकी लगभग पूरी भरपाई कर ली हमने। 850 पॉइंट रिकवर कर लिए 2 दिनों में, और 50-75 पॉइंट आपके डाउ फ्यूचर्स आखिरी बार जो मैंने देखा था वो मजबूत थे। तो यानी कि 1000 में से 900 पॉइंट आपके वापस आ गए, और आप थे 15,900-950 के आसपास, और बंद हुए परसों के सेशन में 15,635 के आसपास। तो अब आप सोचिए कि अगर वहाँ उसके नज़दीक वापस पहुंचना है तो इससे बढ़िया ग्लोबल संकेत हो नहीं सकते हैं। दूसरी बात, इन ग्लोबल संकेतों में न सिर्फ इक्विटी मार्केट में डाउ और नैस्डैक में दिखा है, बल्कि रसल 2000 जो कि वहाँ का स्मॉल कैप इंडेक्स है, जो ब्रॉडर मार्केट के मूड माहौल को दिखाता है, वहाँ पर थोड़ी चिंता की बात थी कि वो लगभग 10% टूट गया। वो भी 2-3 दिनों में लगभग 5% की रिकवरी दे चुका है। तो रिकवरी ब्रॉडर मार्केट में भी होती हुई दिखी, वो एक अच्छा संकेत है। तीसरा अच्छा संकेत दीप ये कि जो लगातार हम बात कर रहे थे कि देखिए बॉन्ड यील्ड के नीचे रहने पर मार्केट ज़्यादा देर तक नीचे रहते नहीं है। एक आध दिन की बात अलग हो सकती है, लेकिन आप देखिए बॉन्ड यील्ड 1.20 पर आए, हालांकि बॉन्ड यील्ड बढ़कर वापस 1.27 के आसपास आए। खैर कोई खास चिंता की बात नहीं, इतना हल्का सा बढ़ना, लेकिन बात यह कि बॉन्ड यील्ड नीचे के लेवल पर है तो वो मार्केट के लिए अच्छे संकेत है, और इस हिसाब से मार्केट के लिए तेज़ी का एक मौका और बन जाता है। अब इन सारी तेज़ी के पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक, इकोनॉमिक रिकवरी पर भरोसा जो अमेरिका के बाज़ारों को पसंद आता हुआ दिख रहा है, और इसी वजह से थोड़े बॉन्ड यील्ड भी बढ़े, ठीक है, परफेक्ट है। दूसरा, कंपनियों के जो नतीजे आ रहे हैं ये बेहद दमदार है। तो अगर आपको इकोनॉमी का आउटलुक ठीक दिखे और नतीजे कंपनियों के बेहतर आते दिखे, तो इकोनॉमी का आउटलुक आपको ब्रॉडर मार्केट में तेजी करने की तरफ सजेशन देता है, और कंपनियों के नतीजे आपको ये बताते हैं कि कंपनियां कमा रही है तो आप स्टॉक्स खरीदिए। और एग्जैक्टली वही पिछले 2 दिनों में अमेरिकी बाजारों में होता हुआ दिखा है। तो मेरे ख्याल से जो ट्रेडर्स परसों बड़े दुखी थे कि जिस लेवल की क्लोजिंग मिली है हमें, उस क्लोजिंग को देखते हुए मामला ठीक नहीं है, आज थोड़ी उनके लिए रिलीफ रैली वाला मामला होगा।
तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं। ग्लोबल मार्केट्स भी तेज़ी के माहौल में, और पिछले 2 दिनों में जब लगातार करेक्शन हो रहा था तब भी हम यही कह रहे थे कि बहुत डरिए घबराइए मत। रनिंग करेक्शन 1 से 3% का कभी भी आपको नोटिस देकर नहीं आएगा, वो कभी भी किसी भी दिन आ सकता है, वापस से आज आ जाए, कल आ जाए, अगले हफ्ते आए, ये चलेगा। इस अगर 1 से 3% की रिस्क लेने की ताकत हमारी नहीं है तो फिर ये मार्केट ही हमारे लिए नहीं है, ये आपको सोच लेना चाहिए। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ये कभी भी किसी भी वक्त रह सकती है, चाहे वो तेज़ी की तरफ हो चाहे मंदी की तरफ हो। 2 दिन पहले शायद ही किसी ने सोचा हो कि 2 दिन में हम 300 पॉइंट निकाल देंगे निफ्टी में, और आज किसी ने ये नहीं सोचा कि वापस से मार्केट इतना बढ़कर आ जाएगा। तो पॉइंट सिंपल है, आप आराम से अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को थोड़ा सा कम करके रिस्क मैनेजमेंट करके चलें, और अपनी जो भी पोजीशन है उसके सामने हेज करके चलें। वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, आपको चिंता वॉलेटिलिटी की करनी है, बाजार के ट्रेंड की नहीं, ये ध्यान में रखिए। जी दी। बिल्कुल सर, और आपने तो ट्यूसडे को ही कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया था अपनी दोनों आफ्टरनून स्ट्रैटेजीज में। आपने कहा था कि अब खरीदने का मौका है, बुल स्प्रेड भी करवाया था 3.20 को निफ्टी पर, और आज उसका पूरा फायदा उठाते हुए दिखेंगे ट्रेडर्स अगर उन्होंने वो स्ट्रैटेजी ली है तो। पर सर एक बात है, भारतीय बाजार तो आज बढ़िया तेजी के लिए तैयार है, वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, बट जो FIs का आंकड़ा है सर, स्पेशली ट्यूसडे का, वो काफी चिंताजनक है। कैश में तो बड़ी बिकवाली हुई है और साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे हैं। जो FIs का एक्शन रहा है सर, उस पर आपकी क्या राय है? चिंता करनी ठीक है दी, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अब मैं परसों का नहीं देख रहा हूँ, मैं आज का देख रहा हूँ और आगे का देख रहा हूँ। और आज और आगे क्या देख रहा हूँ दीप, देखिए 2835 करोड़ की कैश में बिकवाली की भारी भरकम है, इसमें कोई डाउट नहीं कि मतलब टेंशन देने वाली बात है। 1784 करोड़ के उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स और बेच डाले, दबा की शॉर्ट की है, मतलब भर भर के एकदम बहुत शॉर्ट किया है। 365 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे, यानी कि लगभग आप समझ लिए 3200 करोड़ के आसपास की स्टॉक्स की बिकवाली है, 1800 करोड़ के आसपास की इंडेक्स की बिकवाली है। यानी कि एक ही दिन में परसों के सेशन में, वो बार बार में शुक्रवार याद आ रहा है, कल की छुट्टी में है ना, वो शुक्रवार वाली फीलिंग आ गई कि वीकेंड था ऐसा। तो अगर मैं मंगलवार को शुक्रवार बोल दूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो ये परसों वाले सेशन में कुल मिलाकर 5000 करोड़ की इंडेक्स में बिकवाली की है निफ्टी ने, FI ने 5000 करोड़ की बिकवाली डायरेक्शनल तौर पर की है। तो ये तो आंकड़े खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इन आंकड़ों को 2 तरह से पढ़िए। पहला कि इसका मतलब ये कि FI थोड़ा बेचने के मूड में है और मार्केट ऊपर आएगा तो थोड़ा बेचेंगे। ये एनालिसिस बड़ा आसान वाला है, सिंपल सा है, आप में हर कोई भी निकाल सकता है। लेकिन इस एनालिसिस को डेटा के साथ मिलाकर देखिए तो फिर आपको ये जो FIs के फिगर ये थोड़े अच्छे लगने लगेंगे। अब कैसे लगेंगे वो देखिए। FIs की तरफ से इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन घटकर आ गई है 52% पर, ठीक है। इस सीरीज की शुरुआत हमने शायद 82% के आसपास की थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ 80% के ऊपर है, ठीक है ना। वहाँ से 30 बेसिस पॉइंट आपका FIs का इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कम हो गया, और कल के सेशन में भी परसों के सेशन में भी, मंगलवार के सेशन में भी ज़बरदस्त शॉर्ट्स किए हैं उन्होंने और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी की है, ठीक है। तो ऐसे में 52% के आसपास लाइफ टाइम हाई है, उसके आसपास आप 1-1.5%, 2% के करेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में अगर FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर 52% पर रह जाती तो मेरा ये समझना है दीप की अब यहाँ से उनकी बिकवाली कम होगी। ऐसा तो है नहीं कि उनको पूरा जीरो करके निकल जाना है कि बस आज के बाद हमें भारत में पैसा नहीं लगाना है, मार्केट बहुत ख़राब है, यहाँ सब कुछ ख़राब है, बाकी पूरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ऐसा तो कुछ नहीं है। बाहर के गिरे तो हम भी गिरे, करेक्ट, बाहर के बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में FIs का जो बिकवाली का जो नंबर है उसे देख के डरिए और घबराइए मत। अगर वो बेचते हैं तो वापस वो लेने भी आते हैं, और कई बार आए, आज भी आएंगे। तो पहली चीज़, FI ज़रूरत से ज़्यादा बेच चुके हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हल्के हो चुके हैं। 52% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन ये है जहाँ पर अब वो और बेचेंगे नहीं, ये एक कंफर्ट रखिए। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर मुझे नज़र आता है कि FI अपनी पोजीशन कम कर करके ऐसे लेवल पर ले आए जहाँ से शायद उन्हें बेचने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा शॉर्ट हो गए और उस शॉर्ट के लिहाज से अब वो शॉर्ट कवरिंग भी करे, फ्रेश पोजीशन भी तेज़ी की बनाए, इसकी पूरी संभावना। तो मैं इन डेटा को परसों तक के खराब देख रहा हूँ, लेकिन आज और कल के लिए मैं इन डेटा को अच्छा मान रहा हूँ। देखिए, शॉर्ट काटने के लिए सबसे ख़राब दिन जो होता है, शॉर्ट कवरिंग के लिए है ना, सबसे ख़राब दिन एक्सपायरी का दिन होता है। मंथली एक्सपायरी का तो सबसे ख़राब है, लेकिन मंथली एक्सपायरी से ठीक एक हफ्ते पहले वीकली एक्सपायरी और भारी भरकम डेटा के लिहाज से वो दिन भी कोई बहुत अच्छा नहीं होता। और तब जब आपको 125-150 पॉइंट ऊपर खुलने के संकेत मिल रहे हैं SGX निफ्टी से, तो शॉर्ट सेलर के लिए ये नाइटमेयर है।
मतलब खराब सपना है कि आप इतना ऊपर एकदम से खुल सकते हैं, और वो भी एक्सपायरी के दिन, और जो वीकली एक्सपायरी उसको आज कटना ही कटना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप कल तक उसको कैरी कर पाएँ। सो मेरे ख्याल से अगर पिछले 2 दिन ट्रेडिंग सेशन में बुल्स ट्रैप हुए, तो आज के सेशन में बेयर्स यानी कि मंदी करने वालों के ट्रैप होने के, फंसने के पूरे पूरे आसार हैं। आज उनको नुकसान लगेगा, पिछले 2 दिनों में तेजी करने वालों को लगा है। बाकी जिन लोगों ने शांति से होल्ड किया है, चाहे वो उनके स्टॉक्स हो या फिर उनके इंडेक्स के ट्रेड्स, उन्हें आज एग्जिट करने का मौका अच्छे से मिल जाएगा। आपकी लॉन्ग पोजीशन अगर है किसी भी भाव के आसपास की, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस, रीजनेबल प्रॉफिट या रीजनेबल लॉस में आप एग्जिट कर पाएंगे। तो पैनिक से निकलकर आप अपनी पोजीशन को शांति से मेंटेन करें, मैनेज करें, और देखें कि मुझे कितना रखना है इस वॉलेटाइल मार्केट में। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये पूरा आपके लिए एफआईएस के डेटा का एक्शन, और आपने तो खैर सर ट्यूसडे को बता ही दिया था कि अब फ्रेश शॉर्टिंग नहीं करनी है, बल्कि ये वापस खरीदारी के लेवल आ रहे हैं। स्प्रेड्स भी बनवाए थे 3.20 को। एक बार देख लेते हैं कि ट्यूसडे को जब मार्केट गिर रहे थे, थोड़ा मूड माहौल बिगड़ा हुआ था, तब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी दी गई थी। 15,575 के नीचे बंद होगा तो फिर तेजी की पोजीशन परसों के सेशन में सारी खत्म करेंगे। फिलहाल एक चांस लेंगे, और इस चांस लेने के 2 तरीके हैं। 15,625 के आसपास निफ्टी है, 15,600 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए, जैसा विश्वेश जी भी कह रहे थे। यहाँ पर खरीदारी कीजिए। मुझे लगता है यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए रेंज के लोअर एंड पर। अगर आपकी फ्यूचर्स में खरीदारी है और रिस्क कम करनी है, तो 15,500 का पुट ऑप्शन खरीद लें। ये आपके लिए बढ़िया मौका हो सकता है, ताकि आप अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग परसों गलती से मिल जाए, तो फिर आप वहाँ पर अपनी पोजीशन को कम कर सकते हैं। तो मेरा ये समझना है, इस रेंज के लोअर एंड पर अगर या तो रेंज तोड़कर नीचे जाए तो फ्रेश खरीदारी बिकवाली करेंगे, नहीं तो अभी यहाँ बिकवाली करने के बाद शॉर्ट काटने के मौके हैं। तो ये है आपके लिए जो स्ट्रैटेजी दी गई थी अनिल जी। 3.20 को तो आपने कॉन्फिडेंस बढ़ाया था, और आज गैप अप के लिए है तैयार। तो चलिए सर फिर आज का सेटअप समझते हैं। संकेत आपको क्या कह रहे हैं। संकेत दीप, ग्लोबल मार्केट्स के संकेत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव, जो भी आपको सबसे बढ़िया शब्द लगता हो, इंग्लिश में सबसे बढ़िया शब्द कौन सा हो सकता है, वो वाला आप इस्तेमाल कर लीजिए, जो आपको बढ़िया लगे। मेरे लिए तो बहुत ही शानदार है। ठीक है, एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं। डीआईएस के संकेत पॉजिटिव साइड पर है। एफएनओ संकेत मेरे पॉजिटिव है, और यहाँ पर भी आप जो चाहें लिख सकते हैं, पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव, एक्सीलेंट, शानदार, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। सेंटीमेंट वापस एक दिन की छुट्टी के बाद तन मन दोनों तरीके से पॉजिटिव हो चुका है। तो सेंटीमेंट भी ठीक है कि पूरे 2 दिन हरियाली हरियाली देखी, छुट्टी आराम से निकली लोगों की, और आज मूड माहौल ठीक है। ट्रेंड पॉजिटिव था, है और रहेगा। एक भी बार हमने शुक्रवार को भी हमने ये कहा कि जब तक 15,625 के नीचे बंद ना हो तब तक डरिए मत। और कल का परसों, शुक्रवार क्या, सॉरी, ट्यूसडे को 15,632 पर बंद हुआ, 15,625 के नीचे बंद हुआ नहीं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, बैंक निफ्टी का जो था कि 34,450 के नीचे बंद हो तो डरिए, तो लगभग उसी के आसपास बंद हुआ है, 34,415 के आसपास। तो 5-15-25 पॉइंट की तो आपको थोड़ी सी जजमेंट लेनी होती। तो दोनों ही इंडेक्स ने क्लोजिंग बेसिस पे कोई खराबी नहीं दी, उस लिहाज से ट्रेंड अभी भी आपका पॉजिटिव बना हुआ है। तो ये आपके लिए सारे संकेत। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। ये आपने तब भी कहा था कि ट्रेंड बदलने में तो लंबा समय लगेगा, बट सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है। सारे संकेत बारिंग एफआईआईज आज आपके लिए पॉजिटिव ही हैं। तो फिर बताएं सर, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे आज के लिए, आपकी कहां पर है नजर। 15,575, 15,625 परसों की क्लोजिंग और परसों का लोअर लेवल, ये आपके लिए सपोर्ट लेवल का काम करेगा। वैसे इसके नीचे की रेंज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वायदा कारोबार की एक्सपायरी पिछले 4 दिनों की वॉलेटिलिटी को देखकर ओवर कॉन्फिडेंट होने में कोई मतलब नहीं है। इसलिए 15,450, 15,525 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, ये आपके लिए। ऊपर में 15,750, 15,790, 15,800 होता है, 15,790 दिया है मैंने। इस रेंज में हम खुलेंगे, वक्त बिताएंगे। एक बार 15,815 के ऊपर निकल कर टिके तो फिर फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी, जो 15,815, 15,850 तक निफ्टी को ले जाने की कोशिश कर सकती है, और वहाँ पर हम डन फॉर द डे हो जाएंगे, इतना काफ़ी है। अब ऐसे में ये आपके लिए बड़े जोन हो गए निफ्टी और निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पे आइए, जहाँ हम बंद हुए हैं वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 34,350, 34,450 की रेंज। इस 100 पॉइंट की रेंज को मजबूत सपोर्ट मानिए। आखिरी उम्मीद तेजी करने वाले ट्रेडर्स की 33,900, 34,000 है। पिछली बार जब करेक्शन आया था तो 2 दिन हमने 33,900 और 33,950 के आसपास का लो
बनाया था उस रेंज को तोड़ा नहीं, और बंद होने में हमने 34,400 को नहीं तोड़ा था। इस बार भी हमने परसों 34,400 को नहीं तोड़ा, बैंक बंद होने के वक्त पे लगभग वहीं पर सपोर्ट लिया। उस लिहाज से अब 34,350, 34,450 आज मजबूत सपोर्ट है। वैसे यही नहीं टूटेगा, फिर भी हैंडी रखिए रेंज हाथ में 33,900, 34,000 स्ट्रॉन्ग बाय जोन, शॉर्ट कवरिंग की रेंज। ऊपर में 34,850, 34,975 की रेंज में कहीं जाकर हम अटकेंगे, रुकेंगे। ठीक है, एक बार अगर उसको पार करके आगे निकले तो 35,075, 35,250 वो रेंज होगी जहां आपको जितना दिल करे वहां पर बिकवाली करिए, शॉर्ट करिए, जो आपको करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है वो भी करिए। तो ये आपके लिए बड़े लेवल हो गए। अब आइए दिन की रेंज भी लगे हाथ आपको बता ही दूँ। 15,635 जहाँ पर हम बंद हुए हैं परसों, 15,750 जहाँ हम खुलेंगे, ये आपकी दिन की छोटी रेंज। 15,575, 15,790 दिन की मीडियम रेंज। 15,500, 15,835 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले आप। 200 पॉइंट ऊपर, 125 पॉइंट नीचे, ये आपके लिए निफ्टी की रेंज आती हुई। अब आइए बैंक निफ्टी, 34,350 जो परसों का लो है, और 34,850 ये है दिन की छोटी रेंज। 34,000, 35,000 राउंड फिगर में डाल दिए दिन की बड़ी रेंज, और 33,900, 35,100 दिन की बड़ी, माफ़ कीजिए, 34,000, 35,000 दिन की मीडियम रेंज, 33,900, 35,100। मैं डीप है ना, मेरा कई बार मेरा मन करता है कि मैं एग्जैक्ट लेवल निकाल के दूं, बिल्कुल। निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो कई बार आपने देखा होगा कि 790, 815 ऐसे लेवल निकल के आते हैं, और कई बार मेरा मन करता है कि नहीं, एग्जैक्ट नहीं निकालूंगा, एग्जैक्ट आ भी रहे होंगे तो मैं राउंड फिगर निकालता। तो ये रेंज में ना कई बार मेरे मूड पे बहुत डिपेंड करता है। तो अगर आप, मेरा मूड अगर एग्जैक्ट लेवल के देने का होता तो मैं आपको देता बड़ी रेंज का 33,925, 35,075, लेकिन मेरा मूड आज राउंड फिगर देने का था। और अगर मीडियम रेंज में मैं देता तो 34,025, 34,975 देता, लेकिन काफ़ी कुछ मेरा थोड़ा, जब डेटा करने बैठता हूँ तो कई बार राउंड फिगर वाला मूड होता है तो मैं वैसा देता हूँ, और कभी मेरा एग्जैक्ट निकालने का मन होता है तो वैसा देता हूँ। तो आज मेरा मूड बैंक निफ्टी पर राउंड फिगर का है जी। बिल्कुल सर, बट इट्स द थॉट दैट काउंट्स। 25-50 पॉइंट्स तो आप ऐसे हैं, थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है। बट बड़ी रेंजेस निकल कर आ रही हैं, बड़े लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, नज़र रखिए यहाँ पर ट्रेड के लिए। सर, ये जो एक्शन हुआ है इसमें एफआईज की पोजीशनिंग क्या कह रही है, पीसीआर से क्या संकेत लेने चाहिए आज के लिए? दीप देखिए, एफआईएस की इंडेक्स पोजीशन घटकर 52% आ गई, ओवरसोल्ड लेवल पर है। यहाँ से बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी बेचेंगे नहीं, बेचने के पहले थोड़ी और लॉन्ग करेंगे, थोड़ा और ऊपर आने दीजिए फिर बेचेंगे। तो एफआईएस यहाँ पर नहीं बेचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एफआईएस करेंगे नहीं करेंगे वक्त बताएगा। ये मेरा मानना है कि यहाँ से और नहीं बेचने चाहिए। पुट कॉल रेशियो 100% ओवरसोल्ड है आज के सेशन में। अगर कोई दो बड़े ट्रिगर हैं जो बाजार को ऊपर ले जाएंगे तो अमेरिका को धन्यवाद, डाउ को, और दूसरा इस पुट कॉल रेशियो को थैंक यू करिए। 100% ओवरसोल्ड है, 0.81। देखिए, वही वाली बात है जो हम परसों बात कर रहे थे कि ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो में दो ही चीज़ें होती है, या तो आप गैप से नीचे खुलें, जो कि परसों खुले थे, एक बार आपको रिकवरी मिली, एक बार मिली ना परसों के सेशन में, आप देखिए खुलकर हम बढ़कर 15,728 तक पहुँचे भी थे, करेक्ट। तो एक रिकवरी मिल गई आपको। अब आज हर रोज़ ऐसा नहीं होता, कभी आपको गैप से खुल के रिकवरी मिलेगी ओवरसोल्ड में, कभी ओवरसोल्ड होने पर सीधा ही ऊपर खुल जाए। तो आज सीधा आप ऊपर खुल रहे हैं, बड़ी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्यों आनी चाहिए वो मैं वायदा कारोबार के डेटा में बताऊंगा कि आज की शॉर्ट कवरिंग क्यों आएगी, कितनी आएगी और किस किस लेवल पर आएगी। तो पुट कॉल रेशो आज का सबसे बड़ा हथियार है, और ये हथियार वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के दिन बड़ा काम का है तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए। तो वो जितनी तेजी की पोजीशन पकड़ कर रखेंगे उतने शॉर्ट सेलर स्क्वीज होंगे, और उतनी एक्सपायरी आपके लिए वीकली वाली ऊपर ऊपर जाने की संभावनाएं बनेगी। तो पुट कॉल रेशियो डेटा के लिहाज से सबसे बड़ा ट्रिगर है आज के लिए। विक्स बढ़कर 4% आया, ठीक है, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं, चिंता की बात नहीं। अब आइए, अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो परसों के सेशन के जो लो लेवल से 15,575, वही इंट्राडे और वही क्लोजिंग बेसिस पर आपके स्टॉप लॉस का काम करेगा। और बैंक निफ्टी पर 34,350, यही आपके लिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस का काम करेगा। अगर आप लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें। शॉर्ट पोजीशन है तो मेरी हार्दिक सहानुभूति आपके साथ है, क्योंकि गैप से खुलेंगे और गैप से खुलते ही हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता हुआ नजर आए, क्योंकि निफ्टी पर आपका स्टॉप लॉस बनता है 15,750 का, उसके आसपास खुलने के संकेत आपके आते दिख रहे हैं। इंट्राडे बेसिस पर भी, क्लोजिंग बेसिस पर भी डिसिप्लिन के तौर पर 15,750 को स्टॉप लॉस रखिए। शॉर्ट पोजीशन आपकी है, दूर का स्टॉप लॉस है 35,100 का,
वही रखना चाहिए कायदे से। है 700 पॉइंट करीबन दूर है, लेकिन उससे पहले कोई स्टॉप लॉस आ नहीं रहा है। अगर आपको छोटा लगाना है तो 34,600 का लगाइए, लेकिन बुकिश स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ही आता हुआ दिख रहा है। ये सारे स्टॉप लॉस और लेवल्स हैं जिन पर आपको डीप रखनी है नज़र। बिल्कुल सर, तो ये तो रही आपके लिए मौजूदा पोजीशंस का सवाल। अब नई पोजीशंस के लिए आज क्या करें सर? खरीदे निफ्टी। परसों के जो लो लेवल्स हैं 15,575, वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वो स्टॉप लॉस लगाकर खरीद लीजिए। 15,725, 15,750 यहाँ पर हम खुलेंगे। ये पहला लेवल हो गया। 15,790, 15,815 ये मीडियम लेवल है। 15,835, 15,850 ये आपके हायर लेवल है। 15,850 के ऊपर गया तो मुझे सरप्राइज होगा। अदरवाइज इस रिकवरी में 15,850 तक की जगह खुलती है, वहाँ तक जा सकता है निफ्टी आज और अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में। ये आपके लिए खरीदारी करने का। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 15,790 से 15,850 की रेंज में शॉर्ट करें। अब आपकी जितनी श्रद्धा है उस हिसाब से शॉर्ट करें। अगर आपको एक आध लॉट ही करना है तो आराम से देखें कि मार्केट कितना ऊपर जा रहा है। 3-4 लॉट करने हैं तो 15,790 पे कर लिया, 815 पे कर लिया, 835 पे और कर लिया, 850 पे और कर लिया। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। और आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है 15,930, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग आपको 15,924 की मिली है, उससे थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा लीजिए रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर। और टारगेट रखिए 15,750, 725, 700 और 650। ये 4 टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ये हो गई आपकी निफ्टी। बैंक निफ्टी परसों के जो लो लेवल्स हैं वहीं पर स्टॉप लॉस लगाना है, उससे थोड़ा सा नीचे 34,350 ये स्टॉप लॉस का लेवल है। ऊपर की तरफ 34,600, 750 छोटे टारगेट है। 800, 875 मीडियम टारगेट है। 34,975, 35,075 डन फॉर द डे। ये सारे बड़े टारगेट्स जिसके लिए बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। अब बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने का मामला है। आज फिर मैं कह रहा हूँ कि भले ही बैंक निफ्टी हो सकता है निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ जाए अगर ये शॉर्ट कवरिंग में, लेकिन है कमज़ोर निफ्टी के मुकाबले में। खरीदारी करने का ट्रेड निफ्टी पर ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो इस लिहाज से बैंक निफ्टी आपको बेचना है, जितना 35,000 के नज़दीक बेच पाए उतना बेहतर है। 34,875 से मूड बनाइए, एक लॉट वहाँ बेच दिया। 34,975 पर दूसरा, 35,075 पर तीसरा। टुकड़ों टुकड़ों में बेचते चलें और जिसको एक ही बेचना है वो 35,000 के जितना नज़दीक बेचे उतना बेहतर है। 35,250 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। टारगेट रहेगा नीचे की तरफ आपका 34,800, 750 छोटे टारगेट, 34,600, 34,525 मीडियम टारगेट और 34,425 का आखिरी टारगेट जिसके लिए आपको करनी है बैंक निफ्टी में बिकवाली। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और दीप आज भी देखिए लेवल्स क्रिस्टल क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, राउंड फिगर में भी आ रहे हैं। और एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए अलग से कोई स्ट्रेटेजी नहीं। आप कैसा भी हो, जिस तरफ एग्रेशन दिखाना दिखाइए, तेजी मंदी दोनों तरफ के लेवल क्रिस्टल क्लियर आपके लिए साफ सुथरे निकल कर आ रहे हैं। इन लेवल्स पर ही आपको रखनी है नज़र। जी क्लियर है सर, तो ये आपके लिए सारे के सारे लेवल्स, नई पोजीशंस और दोनों तरफ के ट्रेड अवेलेबल हैं। गैप अप के बाद देखते हैं बाजार की चाल कैसी रहेगी। सर बैन लिस्ट में भी कुछ बदलाव हुए हैं। पीएनबी और सेल, जैसा कि हम बात कर भी रहे थे, ट्यूसडे को बैन से बाहर आ गए हैं, पर उसके सामने कैनरा बैंक की हुई है फ्रेश एंट्री। नैल्को, कैडला, इंडिया बुल्स, एनएमडीसी और सन टीवी ऑलरेडी बैन में है, तो आज 6 स्टॉक्स बैन में रहेंगे। कैनरा की हुई है फ्रेश एंट्री। सर फंड्स का डेटा तो समझ लिया, वायदा कारोबार के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स? वायदा कारोबार की वजह से है ना दीप, इंपॉर्टेंट लेवल बिल्कुल है 15,700। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल ये है। 15,700 के कॉल राइटर्स का क्या होगा आज, वो सोचने वाली बात है। क्यों 15,700 पे 54 लाख शेयरों का कॉल राइटर खड़े हैं टोटल मिलाकर, और 40 लाख शेयर परसों ही जुड़े हैं। तो ये 40 लाख शेयर जो 15,700 के कॉल राइटर्स हैं, इन्होंने सोचा कि बंद तो हम 70 पॉइंट नीचे हो रहे हैं, ठीक है, 30, 40, 50 पॉइंट प्रीमियम भी बनाई होगी, तो बोले हम 15,750 तक, 775 तक तो सेफ हैं। बात भी सही है। अब वहाँ खुलेंगे तो वहाँ खुलने के बाद ये देखना है कि वो कॉल राइटर अपनी शॉर्ट काटते हैं या इंतज़ार करते हैं। जो कमज़ोर कॉल राइटर्स होंगे वो सोचेंगे गलत हो गया भाई, ये नहीं करना चाहिए था, काट लेते हैं। जो थोड़े मजबूत इन द सेंस कि जिनकी रिस्क लेने की ताकत ज़्यादा है, वो कॉल राइटर जब 100 पॉइंट ऊपर निकलता है अपनी स्ट्राइक प्राइस पर तब काटते हैं। और जो एग्रेसिव कॉल राइटिंग आपको दिखेगी वो 15,800 के ऊपर दिखेगी अगर हम निकल पाए तो। और इस लिहाज से 15,800 फिर ऊपर की रेंज का सबसे बड़ा लेवल हो जाएगा। जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,800 के कॉल्स पर हैं उन 60 लाख शेयरों का। तो अब आप समझ गए 15,700 पहले और ऊपर बाद में 15,800, और सपोर्ट इमीडिएटली 15,600 के आसपास है जहाँ पर हम बंद हुए। तो 15,700
मेरे ख्याल से गैप से खुलने के बाद 15,700 15,800 की रेंज में बाजार ट्रेड करेगा, वक्त बिताएगा। तो अभी जो डेटा है दीप माफ़ कीजिएगा, उसको देखकर जो लग रहा है वो ये कि 15,700 के नीचे निफ्टी एक्सपायर नहीं होगा और फिलहाल 15,800 के ऊपर भी एक्सपायरी की उम्मीद कम है। ये उम्मीद कब बन सकती है? जब अमेरिकी वायदा कारोबार में थोड़ी तेज़ी और बन जाए। अब वहाँ सुस्ती का माहौल है, 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे, तो 2 दिनों की भारी भरकम रिकवरी के बाद जाहिर सी बात है डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ी सुस्ती तो दिखाएंगे, तो 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं। और उस लिहाज से आप फिर रेंज में फंसे रहेंगे। 15,800 के आसपास आने पर, उसके ऊपर आने पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 15,700 के आसपास आने पर फिर से खरीदारी आती दिखेगी। ये आपके लिए वायदा कारोबार के डेटा बहुत क्रिस्टल क्लियर साफ सुथरे है निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी। 34,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 34,500 के पुट पे 10 लाख शेयर है और कॉल्स में 15 लाख शेयर है। और अब यहीं पर समस्या है कॉल राइटर्स के लिए। आप बंद 34,415 पे हो, आपने गलत शॉर्ट कर दिया, कॉल गलत बेच दिए। इतने नीचे के बेचने नहीं चाहिए थे, बिक गए, अब हो गया जो हो गया। अब जैसे ही आप 34,500 के ऊपर निकल कर खुलेंगे, टिकेंगे, जो तो होना ही है, तो ये जो 15 लाख शेयर हैं ये कॉल राइटर्स आपके काटने आएंगे। उसके बाद 34,600, 700, 800 तीनों लेवल पर 8-8 लाख शेयर शॉर्ट हैं। तो दीप, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर के लेवल पर हर जैसे जैसे 100 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ देखेगा, वैसे कॉल्स में शॉर्ट ट्रैप होती हुई नजर आएगी, जो बैंक निफ्टी को 34,900 35,000 की तरफ ले जा सकती है। और वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों करनी चाहिए, क्योंकि 35,000 पार करना इतना आसान नहीं होगा। 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर है। आई थिंक ऑलमोस्ट हाईएस्ट तो नहीं, हाईएस्ट तो 22 लाख शेयरों का है 36,000 पर, लेकिन फिर भी 18 लाख शेयरों के ओपन इंटरेस्ट को बड़ा मान सकते हैं। तो 35,000 को पार करने की जल्दबाजी नहीं होगी बैंक निफ्टी की, और 34,500 के नीचे जाएगा नहीं। और ज़्यादा वक्त फिर गैप से खुलने के बाद 34,800 के आसपास बिताना चाहिए, ये डेटा हमें बता रहे हैं। तो 34,700 34,900 की रेंज बाद में आपके लिए बैंक निफ्टी पर हो जाएगी। तो बहुत आराम से क्रिस्टल क्लियर लेवल निकल कर आ गए, जो मैंने आपको बता दी। जी क्लियर है सर। तो डेटा का सपोर्ट है, गैप अप के लिए हैं तैयार, और फिर इन लेवल्स को करना है आपको रिस्पेक्ट आज के ट्रेड के लिए। आइए फिर नजर डालते हैं आज कौन से स्टॉक्स पर आपको खबरों के दम पर एक्शन मिलने वाला है, नतीजों पर भी कहां पर रिएक्शन आने वाला है। हमारे साथ हमारी टीम तैयार है, कुशल, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष। कुशल गुड मॉर्निंग। वरुण माफ कीजिएगा, कुशल तो आज नहीं है, वरुण हमारे साथ तैयार है। वरुण गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर से शुरुआत करते हैं। काफ़ी सारी कैश की कंपनियां हैं जो अपने नतीजे घोषित करेगी, जिसमें इंडिया मार्ट, सीएसबी बैंक, हिंदुस्तान जिंक, इंडिया पेस्टिसाइड्स, हाल ही में लिस्टेड कंपनी, ये तमाम कंपनीज है जिस पे आपको नजर रखनी है। आईडीबीआई बैंक, सरकार की बैंक के स्ट्रैटेजिक सेल के लिए बिड की डेडलाइन जो है वो आज समाप्त होने वाली है। तानला प्लेटफॉर्म्स, बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार करने वाली है ये कंपनी। और साउथ इंडियन बैंक, नतीजों के साथ इक्विटी क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने पे यहाँ फैसला लिया जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प, आज स्टॉक में आपको एक्स डिविडेंड का एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। 25 रुपये प्रति शेयर का एक्स डिविडेंड है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। तत्व चिंतन फार्मा, इस कंपनी का आखिरी दिन आईपीओ जो है 180 गुना जो है वो सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का हिस्सा जो है 35 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, तो एक बेहतरीन रिस्पॉन्स इस कंपनी के आईपीओ को मिला है। नतीजे आए कुछ कंपनियों के, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये वो ट्रिगर्स है जिन पे आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स आपके लिए, जहां पर आपको रखनी है नजर आज के ट्रेडिंग एक्शन के लिहाज से। पर आइए, ढेरों नतीजों पर रिएक्शन भी आने वाला है। देवांशी से जानते हैं क्या क्या है ये। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव रिएक्शन आज आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि मुनाफे से घाटे में कंपनी आती हुई दिखी है। इस बार जो खर्च हैं वो बढ़ते हुए दिखे थे, क्लेम्स थोड़े से बड़े हैं। उनकी जो नेट प्रीमियम इनकम है उसमें करीब 19% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। साथ ही जो घाटा है वो 185 करोड़ का आता हुआ दिखा है, जो पिछले साल 287 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया था। न्यू बिजनेस प्रीमियम में जो ग्रोथ आती हुई दिखी है वो 70% तक की आती हुई दिखी है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन भी 29.4% पर आते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही क्रिसल पर आप नजर रखें, मजबूत नंबर्स इस तिमाही में आते हुए दिखे। इनकी जो कुल बिक्री है वो 12% तक बढ़ती हुई दिखे। कामकाजी मुनाफे में 21% तक की बढ़त दर्ज हुई है। मार्जिन इस बार बढ़ते हुए दिखे हैं, 24% से बढ़कर 26% पर। और साथ ही अगर आप मुनाफे की बात करें तो 53% तक का एक बड़ा जंप आपको देखने मिलेगा। कंपनी ने 8 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। ट्रालिस इंडिया, यहाँ पे भी मिले जुले नंबर्स इस बार आते हुए दिखे। इनकी जो कुल आय है उसमें 12% तक की बढ़त है। मार्जिन आप देखें 19% से कम
के इस बार 16% के आसपास आते हुए दिखे हैं। साथ ही जो मुनाफा है उसमें 10% तक की गिरावट है, लेकिन कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में जो मॉनसून है वो काफ़ी अच्छे रह सकते हैं और इसका जो फायदा है वो कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। मंगलम ऑर्गेनिक्स यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। अब देखिए जो बिक्री है वो 10% तक बढ़ती ज़रूर दिखी है, लेकिन मुनाफे में 55% तक की गिरावट है और मार्जिन्स भी इस बार 50% से आधे हो चुके हैं, 21% पे आते हुए दिखे हैं। पायोनियर डिस्टिलरीज कमज़ोर नंबर्स हैं, इस बार घाटा 21 करोड़ का आता हुआ दिखा है, पिछले साल 20 करोड़ का घाटा था और साथ ही इनकी जो आय है उसमें 12% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। तो इन ऑल यहाँ पे भी नंबर्स थोड़े से कमज़ोर हैं। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ और नतीजे, और कुछ नतीजे मानसी के पास भी हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं कौन से नतीजों पर नजर? गुड मॉर्निंग दीपांशु। मोल्टेक टेक्नोलॉजी से शुरुआत करेंगे। कंपनी के नतीजे मजबूत रहे हैं, बिक्री में 15% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 2 करोड़ से 6 करोड़ पर जाता दिखा है, मार्जिन 10% से 26% तक बढ़ गए हैं और मुनाफे के फ्रंट पर भी 50% की बढ़त देखने को मिली है। कोहिनूर फूड्स घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है, जहां 68 करोड़ का घाटा देख रही थी, अब 8 करोड़ का मुनाफा कंपनी देख रही है। वहीं कंपनी की आय में करीब 14% की बढ़त देखने को मिली है। शांति गैस घाटे से मुनाफे में ये कंपनी भी आती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपनी का मुनाफा जो है करीब 8.5 करोड़ देखने को मिल रहा है, जहां यहाँ पर 3 करोड़ 60 लाख का घाटा जहां कंपनी देख रही थी, अब 8 करोड़ 60 लाख का मुनाफा देख रही है। कंपनी की आय 25 करोड़ से 67 करोड़ पर बढ़ती हुई दिखी है और साथ ही कंपनी के एबिडा प्रॉफिट की अगर बात करें, यहाँ पर भी जहां 4 करोड़ का नुकसान था, 12 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी के पास। ITDC इसके नतीजे कमजोर रहे हैं। Q4 FY 21 यानी चौथी तिमाही के नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 11% टूटा है, तो बिक्री में भी 21% की गिरावट रही है। और एक खबर है मेरे पास IDFC लिमिटेड, IDFC फर्स्ट बैंक पर नजर रखिए। IDFC लिमिटेड को IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के प्रमोटर के तौर पर एग्जिट की मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। RBI ने 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद एग्जिट करने को अब अनुमति दी है। 5 साल का लॉक इन अब खत्म हो चुका है और IDFC फर्स्ट बैंक में 36.56% की हिस्सेदारी है। इस खबर के चलते IDFC लिमिटेड और IDFC फर्स्ट बैंक पर नजर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक के लिए। कुछ और बड़ी खबरें वरुण के पास भी हैं। वरुण, बताइए क्या है ये खबरें? रखिएगा, क्योंकि खबरें ये है कि सरकार सुट्टी का जो स्टेक है ITC में उसको बेचने की योजना बना रही है। 7.90% के आसपास का हिस्सा बेचने वाली है। दरअसल विनिवेश का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए हिस्सा बिकवाली की योजना सरकार बना रही है और इस पूरे हिस्से की जो वैल्यू है करीब 20,185 करोड़ के आसपास है। IOC, गेल, पेट्रोनेट LNG, IGL यहाँ पे फोकस रखिएगा, क्योंकि IOC, गेल और ONGC पेट्रोनेट LNG और IGL के शेयर्स खरीद सकती है। BPCL के प्राइवेटाइजेशन के बाद अगर ओपन ऑफर आया तो ये शेयर जो है ये 3 कंपनियां खरीद सकती है। दरअसल BPCL के प्राइवेटाइजेशन के समय IGL और पेट्रोनेट LNG में BPCL के जो हिस्सा है उसके लिए ओपन ऑफर लाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इनमें BPCL का हिस्सा है। इसके लिए फिलहाल सेबी से ओपन ऑफर से एग्जेम्पशन की अनुमति जो है वो मांगी गई है। अगर अनुमति नहीं मिली तो IOC, गेल और ONGC जो है वो इसमें अपने शेयर जो है वो खरीद सकती है। इसके अलावा खबर और एक है कि US में LNG कार्गो लोडिंग के लिए गेल ने स्वैप टेंडर इशू किया है। अगस्त से दिसंबर के बीच में US से लोड कर कार्गोस भारत लाए जाएंगे। अल कार्गो लॉजिस्टिक्स यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि पिछला डीलिस्टिंग फेल होने के बाद फिर से एक बार प्रोमोटर्स ने डीलिस्टिंग का प्रस्ताव दिया है। अगले कुछ दिनों में फ्लोर प्राइस जो है उसको तय किया जाएगा। और केशोराम इंडस्ट्रीज यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि बोर्ड ने प्रेफरेंशियल बेसिस पे प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए यूसीनारा ट्रेडिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 31.7 लाख शेयर जो है इशू करने की मंजूरी दी है। 105 रुपये के भाव पे इशू किया जाएगा, यानी कि 20% प्रीमियम पे। सिर्फ इसके अलावा करीब 63.5 लाख फुली कन्वर्टेड शेयर और वारंट जो है वो भी 105 के भाव पर इशू करने के लिए मंजूरी मिली है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आज आपको केशोराम इंडस्ट्रीज पे देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो कुछ बड़ी खबरें आपको आती हुई दिख रही हैं और ITC ये अब एक्शन में फिर से आते हुए दिख सकता है। देवांशी, आपके पास कुछ और खबरें भी हैं, बताइए क्या है ये?
बिल्कुल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर आपको नजर रखनी होगी क्योंकि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इन सब ने मिलकर यहाँ पे हिस्सेदारी बेची है और उनकी कुल जो हिस्सेदारी है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में वो 2% से ज़्यादा बेची है। जी एंटरटेनमेंट पर आपको नजर रखनी होगी जहाँ पे आप देखिए बेंगलुरु में टेक्नोलॉजी हब कंपनी तैयार करती हुई दिख रही है और 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे हायर करती हुई दिखेगी। और साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा पर आज आपको नजर रखनी होगी। फाइनली ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ का ऐलान हो चुका है। इनकी जो प्राइस है, प्राइस बैंड वो 695 से लेके 720 ये तय किया गया है और जो कुल साइज है आईपीओ का वो 1513 करोड़ का ये टोटल इश्यू आता हुआ दिख रहा है, जिसमें से पार्टली ओएफएस है और पार्टली फ्रेश इश्यू होता हुआ दिखेगा। तो आज ग्लेनमार्क फार्मा पर भी आपको फोकस करना होगा। बिल्कुल, तो ढेरों खबरों का आज रिएक्शन होने वाला है और साथ ही ब्रोकरेजेस की भी कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं। एक बार इन पर भी नजर डाल लेते हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, नतीजे के बाद एशियन पेंट्स पर रिपोर्ट्स आई हैं। अधिकतर ब्रोकरेज हाउस अगर आप देखें तो पॉजिटिव ही रुझान दिखा रहे हैं। क्रेडिट स्विस ने जो है इनकी रेटिंग आउट परफॉर्म को बरकरार रखा और लक्ष्य जो है 2800 से बढ़ाकर 3480 रुपए कर दिया। एचएसबीसी खरीदारी की राय दे रहे 3500 के लक्ष्य के लिए। पहले लक्ष्य इन्होंने दिया था 3330, यानी लक्ष्य बढ़ाया। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया 3400 से लक्ष्य को बढ़ाकर 3500 कर दिया है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स इस स्टॉक पर लंबे समय से बेरिश है, अभी भी बिकवाली किराए को बरकरार रखे हुए 1680 के करीब का जो है इन्होंने लक्ष्य दिया। 3145 के आसपास की क्लोजिंग है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 2825 से लक्ष्य को बढ़ाकर 3360 कर दिया। और ब्रोकरेज हाउस ने यह भी कहा कि अगली तिमाही यानी Q2 में अगर आप देखें तो थोड़े से पेंटअप डिमांड का भी एक फायदा देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लक्ष्य 5400 से बढ़ाकर 5700 कर दिया है। हालांकि 5965 के आसपास की जो है क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 6000 से बढ़ाकर 6850 कर दिया। गोल्डमैन सैक्स बिकवाली किराए को अभी भी बरकरार रखे हुए 4480 रुपए के लक्ष्य के लिए। और जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय दी है, 5100 से लक्ष्य बढ़ाकर करीब 6000 रुपए का कर दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पर देखिए वीएनबी मार्जिन को लेकर ब्रोकरेज हाउस काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं कि वीएनबी ग्रोथ साल दर साल अगर आप देखें तो काफी बढ़िया और ओवरऑल जो नतीजे हैं वो भी अनुमान से बेहतर देखने को मिले। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य 585 से बढ़ाकर 740 कर दिया। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, लक्ष्य 620 से बढ़ाकर 700 कर दिया है। वहीं अगर आप देखें तो जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे 750 रुपए के लक्ष्य के लिए। लेकिन क्रेडिट स्विस इस स्टॉक पर बेरिश है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। हालांकि लक्ष्य जो इन्होंने 415 से बढ़ाकर 445 कर दिया है। जुबलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर देखिए अच्छी रिपोर्ट्स आते हुए देखिए मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 3236 रुपए के लक्ष्य के लिए। सिटी ने खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 3315 रुपए के लक्ष्य के लिए। और कह रहे कि मैनेजमेंट की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आते हुए देखिए पूरे वित्त वर्ष में अगर आप देखें तो स्टोर एडिशंस भी अच्छा देखने को मिलेगा और जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है वो कोई बड़ी चिंता का कारण नहीं है। सिर्फ एक गोल्डमैन सैक्स ऐसे जो स्टॉक पर लंबे समय से बेरिश है, बिकवाली किराए को अभी भी बरकरार रखे हुए 3072 के आसपास की क्लोजिंग है। 1293 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। आईसीआईसीआई बैंक पर बढ़िया रिपोर्ट है, ये जेफरीज की तरफ से खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 780 रुपए के लक्ष्य के लिए। 640 के आसपास की क्लोजिंग है और ये कह रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक के मुकाबले जो वैल्यूएशन गैप है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक पर बुलिश है। और अंत में सिंजिन यहाँ पर भी नजर रखिएगा, मैक्वारी की रिपोर्ट आएगी, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 730 रुपए के लक्ष्य के लिए। 651 के आसपास की क्लोजिंग है। ओके, तो ये सारी रिपोर्ट से आशीष ये क्या हुआ? गोल्डमैन की तबीयत तो ठीक है एकदम से, सारे टारगेट्स काट दिया, नाप शनाप एकदम आगे पीछे दाएं बाएं सब बेचो, अपना भी बेचो, पड़ोसियों का भी बेचो, है उस तरह के टारगेट आ रहे हैं। तो बिल्कुल अनिल जी, और लंबे समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक पर जो है काफी मतलब अब तो करंट मार्केट प्राइस इतना ऊपर आ गया फिर भी रिवाइज भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अड़े हुए हैं। ओके, बिल्कुल, पता नहीं कभी कोई उनकी किस्मत से कोई वापस से ऐसा कभी कोई बाकी लोगों की बदकिस्मती और उनकी किस्मत से वापस कोई मार्च 2020 आ जाए तब तो अलग बात है। बाकी तो फिलहाल लेवल्स जो वो सोच रहे हैं वो आते दिखते नहीं हैं। लेकिन ये मार्केट है, कभी भी नीचे के भी लेवल पे आते हैं, ऊपर के भी आते हैं, बस इसी का नाम जिंदगी है। चलिए आइए बढ़ते आगे, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार है, वक्त है। मूड तो पिक ऑफ द वीक पूछने का हो रहा है, छुट्टी के बाद मंडे टाइप वाली फीलिंग है मेरी, लेकिन पूछना तो पिक ऑफ द डे ही है। चलिए करते हैं स्वागत बिगुल के साथ।
चलिए तो सिमी जी से करते हैं शुरुआत। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा पिक ऑफ द डे होगा जेके लक्ष्मी सीमेंट, जिसमें लास्ट डे एक्चुअली पूरा सीमेंट सेक्टर में मोमेंटम था, तो जेके लक्ष्मी भी अच्छा परफॉर्म किया था। मुझे लगता है कि आज भी ये मेंटेन करेगा। करंट लेवल से बाई करने का सलाह होगा। 675 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट होगा 740, दूसरा होगा 765। आज के लिए जेके लक्ष्मी सीमेंट। ओके, जेके लक्ष्मी सीमेंट शेयरों में रहेगी तेजी बरकरार, यहाँ पर खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से आती हुई है। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द डे तो देते हैं आपने। देखिए अनिल जी, पिक ऑफ द डे तो बाद में दूंगा। आपका जो सवाल है कि आपको क्या पसंद है, अनिल जी पहले इसका जवाब देता हूं। अभी अनिल जी सुबह सुबह से जब आपको देख रहा हूं, जब आप बोल रहे हो, तो एक चीज ध्यान आ रही है, एक मतलब कि शेर याद आ रहा है अनिल जी मेरे को कि वो आप पे फिट हो रहा है। कुछ और भी काम है हमारे सिंघवी साहब को, कुछ और भी काम है हमारे सिंघवी साहब को। आज के 2000, कल के 2000 सिर्फ ना, कब तक ये उलझी जुल्फों को संभालेंगे हमारे सिंघवी साहब। तो अनिल जी आपके क्रू कट पसंद आ रहा है मुझको, तो ओवर टू यू। मतलब कि जो आपने क्रू कट करा है, अच्छा, इस पर अनिल जी थोड़ी रोशनी डालें। अच्छा, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बताया कि मैंने कौन सा कट करवाया है। इसे क्रू कट कहते हैं, ये मुझे पता नहीं था, तो कम से कम मेरी जनरल नॉलेज। बाकी मेरा फॉर्मूला तो सिंपल दो चीज़ पे है। बाल तो बड़े हो गए थे। अब आजकल मुंबई में प्रॉब्लम ये है कि 4 बजे हो जाता है सारे सैलून्स बंद, ठीक है, और सैटरडे संडे बंद रहते हैं। तो अब कटवाए तो कटवाएं कब, करेक्ट। तो कल इंसिडेंटली एक दिन ऐसा मिल गया जहाँ पे दिन की छुट्टी थी, तो मैंने कटवा लिया। और ये जो क्रू कट आप बोल रहे हैं, उसके पीछे भी राज है, दो राज है। एक तो ये कि बालों की आपकी जो हेयर कटिंग होती है ना, वो कभी भी बालों की लेंथ के हिसाब से नहीं होती। पैसे है ना, कितने भी कटवाओ उतने ही लगते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम कटवा लेने चाहिए। और दूसरे, भगवान न करे कभी फिर से लॉकडाउन हो गया, लंबे हो जाए कर जाए, तो महीने 1.5-2 महीने आराम से चल जाए, इस हिसाब से मैंने कटवाया। फॉर्मूला तो ये था। बाकी आपको पसंद आ गया और आपने बता दिया क्रू कट, तो बंसल जी शुक्रिया उसका, थैंक यू वेरी मच। बताए सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है कंसाई नेरोलैक। कंसाई नेरोलैक पे खरीदारी की राय है 597, 600 से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस है, 650 का टारगेट है। ये तो पिक ऑफ द डे है। और एक स्टॉक है फोसेको इंडिया, मल्टीनेशनल स्टॉक है, काफी सालों से, 2-3 सालों से स्टॉक चला नहीं है। ये स्टॉक भी चलने की तैयारी कर रहा है, और मुझे लगता है जिस तरीके का पैटर्न है, ना सिर्फ चलेगा, कुणाल जी जो एमएनसी स्टॉक खरीदते हैं उनके पोर्टफोलियो में भी एंट्री लेगा। तो ऑन अ सेफर साइड अनिल जी कोई कॉल नहीं दे रहा हूं फोसेको पर। बड़ा जो आप बोलते हैं ना, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, नजर रखिएगा फोसेको पर। ओके, नजर रखिएगा। बढ़ जाएगा तो बंसल जी कहेंगे देखो मैंने बोला था ना पहले ही कि नजर रखना। अब बढ़ गया, नहीं बढ़ा तो पहले नजर रखने के लिए बोला था, खरीदने के लिए नहीं बोला। तो बंसल जी दोनों तरीके से सही रहेंगे, आप चिंता न करें। बंसल जी ने अपना इंतजाम कर लिया है। आप अपना 9% ऊपर बंद हुआ था परसों, क्या बात है, अच्छा गजब। फोसेको इंडिया ये है एक और स्टॉक जिस पर आपको रखनी है पैनी नजर। आइए कुणाल जी से पूछते हैं उनकी पिक ऑफ द डे। कुणाल जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, पहले मैं सोच रहा था एक पिक देता हूं, लेकिन अनिल जी अभी मैंने देखा कि SGX निफ्टी जो है 150 अंक ऊपर हो गया है आपकी आशीर्वाद से। तो अनिल जी एक की जगह 2 दे दूं अगर आप अनुमति दे दूं। अरे बिल्कुल, मोर द मेरियर, करिए शुरुआत। तो अनिल जी देखिए, पहला तो है सिंजीन की अभी चर्चा हो रही थी, कुछ खबरें आई हैं। मुझे लगता है कि चार्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ था 2-3 सत्र पहले, उसके बाद कुछ स्टॉक ठहराव दिखा रहा है। लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट सिंजीन में हुआ है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको एक बड़ी रैली दिखाएगा। काफ़ी अरसे से इसमें कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। तो मेरी राय में सिंजीन खरीद करके चलें। 635 रुपये पर एक स्टॉप लॉस रख लें। 680 तक का तो सीधा आपको राइस देखने को मिलेगा, और 700 रुपये अगला टारगेट है। तो 680, 700 के टारगेट के लिए एक तो खरीदना है सिंजीन। और दूसरा शेयर है अनिल जी ओरिएंट सीमेंट। ओरिएंट सीमेंट का चार्ट देखें तो बहुत ही दमदार चार्ट है। सीमेंट शेयर्स में हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी बनी हुई है, और मुझे लगता है तेजी आज भी कायम रहेगी। ओरिएंट सीमेंट में असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, बाय करके चलें। 144 रुपये पर 144 पर स्टॉप लॉस रख लें। 160 रुपये का टारगेट। ओके, 160 तक के टारगेट के लिए ओरेंज सीमेंट में भी करें खरीदारी।
144 के स्टॉप लॉस के साथ और 141 का स्टॉप लॉस लगाना है। सिंजिन में भी करनी है खरीदारी। क्या बात है, जेके लक्ष्मी सीमेंट, कंसाई, फोसेको, सिंजिन, ओरिएंट सब कैश मार्केट के स्टॉक है। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पसंदीदा शेयर, और आप पहले तो एफएनओ वाली लिस्ट बताओ। आप पिक ऑफ द डे भी एफएनओ या कैश मार्केट का स्टॉक है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। नहीं, पिक ऑफ द डे तो सुबह के सेगमेंट में एफएनओ का ही देता हूँ, बिकॉज कैश मार्केट के स्टॉक तो ड्यूरिंग द डे जो प्रोग्राम्स करते हैं उसमें देते ही हैं। तो पिक ऑफ द डे एफएनओ का स्टॉक दूंगा अनिल जी। बताएं सर। पहले तो अनिल जी, आप और राकेश बंसल जी ने दुखती रग पे हाथ रख दिया। सुबह सुबह जो बाल कटवाने के आपके पैसे लगते हैं अनिल जी, मेरे भी उतने ही लगते हैं, और कई बार तो थोड़े ज्यादा लग जाते हैं ढूंढने के भी। और सबसे ताज्जुब तब होता है जब घर आता हो तो कोई टोकता भी नहीं है कि बाल कटवा के आए हो। तो पैसे क्या चीज के दे के आए, ये मुझे नहीं रहता है अनिल जी। नहीं, लेकिन सेठी साहब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तो फिर भी आपकी प्रॉब्लम है जो महीने 2-3 महीने में एक आध बार आती होगी। एक प्रॉब्लम आपको रोज सुबह नहीं लगती होगी कि जैसे सपोज आप सुबह उठे, फेस वॉश कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि मुझे फेस वॉश में वो कहाँ तक लगाना है? मेरा सर यहाँ खत्म हो गया, मतलब मेरा फेस यहाँ खत्म हुआ, यहाँ तक हुआ। ये तो बड़ी समस्या आती होगी, कहाँ तक लगाना है, ये नहीं आती प्रॉब्लम आपको? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल। वो तो फेस वॉश भी ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम होता है। और जैसे मैंने पहले भी एक बार मस्ती की पाठशाला में अपने चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा कि शैम्पू कभी कभी करता हूं तो जब तक वो नॉब को बंद करता हूं तो झाग तो पीठ से निकलनी शुरू हो जाती है, वो ठहरता ही नहीं है। मतलब आप शैम्पू अनिल जी, अब जोक से पार्ट सीरियस नोट पे देखिए अनिल जी, बाजार में एक धुआंधार तेजी आज होनी चाहिए, बिकॉज परसों जब हम बंद हो रहे थे तो डाउ में 125 पॉइंट की तेजी थी जो हम पचा के गए थे, और उसके बाद हमने पिछले 2 सेशन में डाउ में 800 पॉइंट की तेजी देखी है। और ये जो हमारे बाजार में मंदी आई थी पिछले 3 दिनों में, जो कि एक बहुत ही साइजेबल करेक्शन था, वो एक इंपोर्टेड मंदी थी जो हमारे खुद के डोमेस्टिक कारण नहीं थे, बट जो डेल्टा वेरिएंट यूएस और यूरोप में जो बढ़ रहा था उसके कारण से टूटे। तो कोई कारण नहीं बनता कि हम आज एक अच्छी खासी रिकवरी नहीं करें। तो अनिल जी, बिल्कुल खरीदारी करने का ही बाजार है। और आज मुझे लगता है जो एक सेक्टर अच्छा कर सकता है वो एक मेटल का सेक्टर होना चाहिए, बिकॉज पिछले 3 दिनों में बहुत अच्छी मार्केट हुई है इस सेक्टर में। और अब जो फ्रंटलाइन मेटल कंपनीज है उनके नतीजे भी आज से या कल से शुरू हो जाएंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे, उसके बाद वेदांता के भी नतीजे आएंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पर फोकस रखना चाहिए। तो यहाँ से मैंने जो मेरी पिक ऑफ द डे है वो हिंडाल्को को आज पिक किया है। हिंडाल्को में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। हिंडाल्को फ्यूचर्स 382 के आसपास बंद हुआ है। इसमें आज का मेरा लक्ष्य है 400 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 375 रुपए का। और इसके अलावा 4 स्टॉक्स और देता हूं एफ&ओ स्पेस के। दूसरा स्टॉक भी मेटल स्टॉक है, टाटा स्टील, जिसका कि इंटरनेशनल एक्सपोजर है। और मुझे लगता है जिस तरह की तेजी मेटल स्टॉक्स में इंटरनेशनली भी हुई है, जैसे मैं देख रहा था अल्कोआ में पिछले 2 दिन में 17% की तेजी हो गई है। जो कल परसों की रिकवरी हुई है वहां पे यूएस में अल्कोआ, जो कि एक एल्यूमिनियम कंपनी है, मेटल कंपनी समझ लीजिए, उसमें 17% की तेजी हुई है। तो मुझे लगता है टाटा स्टील को भी आज करंट लेवल जो 1235 के आसपास बिल्कुल खरीदना चाहिए, अच्छी तेजी हो सकती है। फिर थर्ड स्टॉक रहेगा ग्रेन्यूल्स का, जिसमें खबरें पॉजिटिव है, स्टॉक वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है, 368 के आसपास बंद हुआ है, यहाँ पे खरीदारी करनी है। फिर फोर्थ स्टॉक है नौकरी, इन्फो एज, जो कि जोमेटो की लिस्टिंग सोमवार को, ऐसे माना जा रहा है सोमवार को होगी या प्रीपोन भी हो सकता है। तो वो एक अच्छी दमदार जोमेटो की लिस्टिंग, प्लस इसके साथ साथ पॉलिसी बाजार के भी आईपीओ की भी बातें चल रही है। तो ऑल इन ऑल वो भी बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर होगा इन्फो एज के लिए। तो इन्फो एज में खरीदारी करने की सलाह। और फाइनली एक केमिकल स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज, जो कि परसों के बाजार में भी काफी स्ट्रांग था, वहां पे खरीदारी करने की सलाह। स्टॉक कल 865 के लेवल पे बंद हुआ है। ओके, तो ग्रेन्यूल्स, इन्फो एज, आरती इंडस्ट्रीज 3 और स्टॉक हैं, और हिंडाल्को तो पिक ऑफ द डे के तौर पर है। पालवे साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। आज 2 पिक देना चाहूँगा, पहली एफ&ओ से और दूसरी कैश सेगमेंट से। तो पहली एफ&ओ में जो पिक मुझे यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रही वो है हेवल्स। हेवल्स का सेटअप अगर हम देखें तो स्टॉक ने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया है और उसके ऊपर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से सस्टेन कर रहा है। तो जिस तरीके का इसका टेक्निकल सेटअप बना हुआ है, हमें लगता है हेवल्स को यहाँ से बाय करना चाहिए। कल की क्लोजिंग थी करीब 1103 के आसपास की क्लोजिंग थी, प्रीवियस क्लोजिंग। इसमें हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1125 से 1130 तक के, ये ट्रेडिंग टारगेट है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रख रहे हैं 1095 के आसपास।
सो हेवल्स रहेगी पहली पिक बाय करने की। और दूसरा जो कैश सेगमेंट में स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पॉलीकैब का। स्टॉक में पिछले दिनों में एक करेक्शन के बाद जो पिछले 3 सेशन से इस स्टॉक में एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। हमें लगता है आज के सेशन में ये स्टॉक अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस करते हुए दिख सकता है। 2040 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पॉलीकैब में आते हुए दिख सकते हैं। 1990 की प्रीवियस क्लोजिंग थी। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखेंगे हम करीब 1965 के आसपास का, और टारगेट होंगे 2040 के। तो पॉलीकैब और हेवल्स ये 2 स्टॉक बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, 2040 तक के टारगेट के लिए पॉलीकैब, और दोनों ही कंपनियों के आए हैं रिजल्ट, और रिजल्ट के दम पर दिखेगा आज एक्शन। आइए रिजल्ट का एक्शन समझ लेते हैं। वरिंदर बंसल हमारे साथ हैं। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर। लंबी लिस्ट है रिजल्ट्स की, चूंकि एक दिन की छुट्टी भी और रिजल्ट सीजन जोरों पर भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ, लेकिन क्योंकि स्टॉक सारे भागे हुए हैं तो इस बार फॉर ए चेंज वरिंदर के रिजल्ट में ज़्यादातर स्टॉक ऐसे आ रहे हैं जिनके वैल्यूशंस महंगे हो चुके हैं। तो बताएं कौन सी हैं वो कंपनियां जिनके रिजल्ट तो अच्छे हैं लेकिन वैल्यूशन है महंगे। गुड मॉर्निंग सर। आपने सही बोला कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं आया जो मैं बोल सकता हूँ कि यार नंबर बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता मिल रहा है। तो जो अच्छे नंबर आए हैं बट एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है। आई थिंक हेवल्स ने बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया सर। और स्पेशली अगर हेवल्स के नंबर आप पॉलीकैब के साथ देखो, बिकॉज पॉलीकैब के नंबर्स भी डिक्लेयर हुए थे लास्ट 2 दिन में। तो हेवल्स में इंपॉर्टेंट क्या है सर कि अगर आप नंबर्स वैसे देखेंगे, क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो आपको नीचे देखेंगे, बट एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी सर। 270 करोड़ के आसपास का एबिटा एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 350 करोड़ का एबिटा आया। 11, 11.5, 12% मार्जिन थे अलग अलग एनालिस्ट के जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके सामने 13.5% आया। 150, 160 करोड़ के आसपास प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 234 करोड़ आया। तो नंबर्स अच्छे दिए इसने। ऑफ कोर्स ये सस्ता स्टॉक नहीं है, 60 टाइम्स पे ट्रेड करता है by 22, तो कोई सस्ता स्टॉक नहीं है। आई वाज वेरी वेरी इंप्रेस्ड सर विद ग्लैंड फार्मा नंबर्स, बिकॉज सर एक बेस पे, ये छोटा कंपनी नहीं है, अभी 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो उस बेस पे इसने वो स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिए क्वार्टर क्वार्टर वाई एंड वाई। आप देखिए सेल्स जो है 1000 करोड़ की एक्सपेक्टेड थी, उसके सामने 1150 करोड़ आया। 30% क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ सर। इवन एबिटा मार्जिन 37.8% आए। ऑनेस्टली सर, फार्मा पैक में बड़ी कंपनीज में हम डीबीज के अलावा बहुत कम कंपनीज देखते हैं जो 35 to 40% मार्जिन बनाती है। तो ग्लैंड फार्मा ने वो नंबर्स रिपोर्ट किया। अगेन सस्ता स्टॉक नहीं है, 50 टाइम FY22 ईपीएस पे ट्रेड करता है, बट ऑन दैट बिग बेस गुड नंबर्स रिपोर्टेड बाय द कंपनी। ऑटो एंसिलरी कंपनीज के बहुत नंबर्स आए थे सर। तो मेरे हिसाब से शेफलर इंडिया के नंबर उन सब कंपनीज में बहुत अच्छे थे, बिकॉज अपने को पता था कि फर्स्ट क्वार्टर ऑटो कंपनीज का बहुत खराब होने वाला है। अपने पास वॉल्यूम थे, नंबर थे सब कंपनीज के, बट उस डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में भी शेफलर ने एक बहुत अच्छे नंबर्स दिए। अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर क्वार्टर सर मार्जिन बढ़े ही है। एबिटा मार्जिन 16.8% कंपेयर टू 16.2% क्वार्टर क्वार्टर। एबिटा सेम रहा है। सेल्स भी सिर्फ 6% कम है क्वार्टर क्वार्टर। और सस्ता स्टॉक नहीं बोलूंगा, 30 टाइम्स पे ट्रेड करते हैं, पर एमएनसी कंपनी है, तो एटलीस्ट इन ऑटो एंसिलरी पैक मैं आपको दूसरे नंबर और बताऊंगा। तो शेफलर ने अच्छा काम किया। और एक राजरत्न ग्लोबल वायर सर, अगेन सबको एक्सपेक्टेड था कि नंबर्स अच्छे आएंगे और नंबर बहुत अच्छे आए। आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट एवर एबिटा डन बाय द कंपनी इन वन सिंगल क्वार्टर। आप एबिटा देखिए 36 करोड़ का आया, कंपेयर टू वाई तो आपको 7 करोड़ दिखेगा, और क्वार्टर क्वार्टर तो 32 करोड़ है। 20% मार्जिन करने लगा है कंपनी सर, और 23 टाइम्स टीटीएम ईपीएस पे ट्रेड करता है, तो बहुत सस्ता स्टॉक नहीं है, बट एटलीस्ट दे रिपोर्टेड सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स क्वार्टर क्वार्टर एंड वाई एंड वाई। ओके, बताएं फिर जो रिजल्ट्स उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, उससे पहले कमज़ोर नतीजों की लिस्ट भी काफ़ी है लंबी। बताएं कमज़ोर रिजल्ट्स कौन से हैं। सर वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो कुछ कंपनीज बड़ी हैं जिनको बहुत लोग चाहते हैं, बहुत दीवाने हैं उनके, बट अगर आप एक्चुअली में नंबर्स देखें तो नंबर्स बहुत खराब थे। ये बजाज क्विंस जो मैं बोल रहा हूँ, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस तो सर की ऑनेस्टली जो एनपी आया थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा खराब था। और ऑटो फाइनेंस में उनका एमपीएस 19% आया सर, 19%। सो 7-8 की बुक वैल्यू पे अगर कोई ट्रेड करता है और ये नंबर्स आते हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी बैड। अगर कोई पीएसयू फाइनेंशियल कंपनी का, बैंक का ये नंबर आया होता तो स्टॉक कम से कम 10% होता। बजाज फिनसर्व भी सर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में क्वार्टर क्वार्टर वाई एंड वाई प्रॉफिट नीचे आया। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में भी क्लेम्स बढ़ गए। तो ये दोनों कंपनीज के नंबर्स अच्छे नहीं आए थे। सिंजीन का अगेन सर, अगेन अगर आप देखें तो जो एक्सपेक्टेड था उसके मुताबिक नंबर्स खराब आए हैं। सेल्स उतनी खराब नहीं थी,
पर एबिटा खराब था। एबिटा 30% एक्सपेक्टेड था स्ट्रीट में और वो उसके सामने 25% आया। एबिटा एब्सोल्यूट 160 170 करोड़ एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 150 करोड़ आया। मैनेजमेंट ऑफ कोर्स आप बजाज फाइनेंस की लीजिए या सिंजीन की लीजिए, दे हैव मैनेज्ड, मतलब दे हैव मेंटेन किया, गाइडेंस जो है उन्होंने मेंटेन की है। बट वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए सर, सिंजीन 60 टाइम पे ट्रेड करता है, 60 टाइम पे, और इनका जो भी ग्रोथ आएगा वो बैक एंडेड आएगा। उस हिसाब से करंट वैल्यूएशन मेरे हिसाब से फैक्टर्ड इन है। बट एज आई सेड, बजाज ट्विंस और सिंजीन मतलब बहुत दीवाने हैं इन कंपनीज के। कुछ भी हो सकता है स्टॉक प्राइस को, बट नंबर्स वर बैड। पॉलीकैब सर, अगेन अगर इस नंबर को आप हेवल्स के साथ देखें तो आपको मालूम चलेगा कि हेवल्स के नंबर कितने अच्छे थे कंपेयर टू पॉलीकैब। पॉलीकैब के नंबर से मार्जिन 11-12% एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 7.5% मार्जिन आया। एबिटा मतलब एक्सपेक्टेड था कि 200 करोड़ आएगा, उसके सामने कुछ 140 करोड़ आया। सो वी हैव सीन अ शार्प डिप ऑफ एटलीस्ट 67% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ एबिटा। 30 टाइम्स पे ट्रेड करते हैं, ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव कंपेयर टू हेवल्स, ये है जरूरी बात, बट नंबर्स बहुत खराब थे। सुप्रीम इंडस्ट्री सर, बिकॉज क्वार्टर 1 बहुत खराब था इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द होम बिल्डिंग पाइप कंपनीज, तो नंबर्स खराब ही दिखने थे। बट कंपनी का जो गाइडेंस है, जो उन्होंने बोला है, मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है, वो स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी है। मार्जिन आप देखिए, एबिटा देखिए 260 करोड़ एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 222 करोड़ आया, और कंपनी ने बोला कि आरओईज हमारी 30% रहेगी। बहुत अच्छा कंपनी है, बट नंबर्स इस क्वार्टर में अच्छे आए नहीं थे। मैनेजमेंट का कमेंट्री अच्छा था। और एक तेजस नेटवर्क है सर, तेजस नेटवर्क सेल्स, एबिटा, प्रॉफिट आई थिंक वेरी बैड। एबिटा डाउन 37% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और प्रॉफिट 34 करोड़ के सामने 7.5 करोड़ आया। रिसीवेबल्स का इश्यू हमेशा से रहता है इस कंपनी में, इस बार भी था।